अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा। मैं मौजूद हूँ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के साथ भरी गाला में। अब से थोड़ी देर पहले तहरीक इंसाफ की एक बहुत ही हाई लेवल मीटिंग जो है उसका यहाँ पर इख्तिताम हुआ है। उसके हवाले से भी खान साहब से समझना चाहेंगे। लॉन्ग मार्च का मसलसल जिक्र हो रहा है, उस पर भी बहुत तफसील से बात होगी। खान साहब, वक्त निकालने का 92 न्यूज के लिए बहुत शुक्रिया। खान साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कंटेम्प्ट का केस आपके खिलाफ चल रहा था गुज़श्ते कई हफ्तों से, उसको उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया, वो खत्म हो गया। लेकिन साथ ही आज की डेवलपमेंट यह है कि जनाब मरियम नवाज साहिबा को उनका पासपोर्ट जो है वापस मिल गया, जिसको वो बहुत बड़ी फतह के तौर पर ताबीर कर रही हैं। इससे पहले इसहाक डार साहब यहाँ पे आ चुके हैं, अब सुना है कि नवाज शरीफ साहब भी यहाँ पे आएंगे। ये सारी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट मैं समझता हूं कि अथर मनल्ला के इनके हाई कोर्ट की जो परफॉर्मेंस है, और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो मेरा जो मैं 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर था, मैं समझता था कि इन्होंने बड़े अच्छे फैसले किए। देखिए, अदालतों का रिस्पेक्ट आती है उनके फैसले की वजह से। मैं इनकी अथर मनल्ला की हाई कोर्ट की रिस्पेक्ट इनके फैसलों की वजह से करता हूं, और अदालतों को नीचे भी लेके जाते हैं उनके फैसले। और वो जो ये फैसला है इनका मरियम का, अब इसमें अदालत का कितना हाथ है मैं जानता नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि प्रोसिक्यूशन साथ मिल गई थी, और साथ इन्होंने कानून ऐसे बना दिए हैं कि आज अपने आप को बचाने के लिए, इस करप्शन के टोले ने अपने आप को बचाने के लिए जो एनआरओ लिया है, जो इन्होंने अमेंडमेंट्स किए हैं नैब लॉ में, जो इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया सारा वक्त कि मैं भी इनको किसी तरह वो एनआरओ दे दूं, इन्होंने असल में किया क्या? इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ताकतवर चोरों का रास्ता खोल दिया। आज पाकिस्तान के जो कानून हैं वो पकड़ ही नहीं सकते। आज व्हाइट कॉलर क्राइम नामुमकिन है पकड़नी, क्योंकि इन्होंने दो चीजें कर दी हैं, जो दो खास चीजें। एक के बाहर से, अब मैं चोरी करके पैसा पाकिस्तान बाहर भेज देता हूं, पता चल जाता है मसलन इनके एवनफील्ड 4 बड़े बड़े महलात लंदन के सबसे महंगे इलाके के अंदर, पता है कि इनके हैं। अब बजाय सारी दुनिया में होना यह चाहिए था कि आप बताएं कि किधर से आपके पास पैसा आया, क्योंकि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। ये प्राइम मिनिस्टर था जब ये खरीदे, किधर से पैसा आया? इन्होंने दो चीजें की हैं। एक तो बाहर से अगर एविडेंस भी आ जाए कि ये इनके महलात हैं, वो एडमिसिबल नहीं है। मैं बाहर चोरी करके जो मर्जी खरीद लूं, अब उसकी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान आएगी, हाँ, यहां अदालत में एडमिसिबल नहीं है। एक ये किया। दूसरा इन्होंने किया कि अब ओनर्स, बजाय मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं, अगर मैं इतने 4 महलों में रह रहा हूं और मेरे पास कहीं भी मैंने ना टैक्स रिटर्न्स में मैंने कहीं मेंशन ही नहीं किया मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इन्होंने ये कर दिया है कि नैब को, कि नैब पता चलवाए किधर से पैसा आया। ये तो नामुमकिन है। तो इसका मतलब कि पहले ही व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना मुश्किल था, अब तो इन्होंने लाइसेंस दे दिया है। बेसिकली बड़े डाकुओं को लाइसेंस दे दिया है कि आप मुल्क से पैसा बाहर भिजवाएं चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके, आपको कोई कानून पाकिस्तान का नहीं पकड़ सकेगा। तो मरियम को और नवाज शरीफ और इसहाक डार को बचाते बचाते, और जरदारी को, क्योंकि वो भी अब बच जाएगा, यानी जरदारी भी अब ड्राई क्लीन होगा, ये जो इन्होंने कानून बनाए हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में मैंने कभी इस तरह के हालात नहीं देखे जो आज है। मैंने कभी एक लोगों को लाइसेंस मिलता हुआ चोरी करने का किसी भी माशरे के अंदर ऐसे नहीं देखा जो आज पाकिस्तान में है। मैं समझता हूं कि यह पाकिस्तान के लिए एक, अंग्रेजी में वर्ड है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, ये हमारी एग्जिस्टेंस की अब उसका खतरा है। हम अब उधर पहुंच गए हैं जिसको कहते हैं क्रॉस रोड्स। सीधा हम जाते हैं तो तबाही, या हम एक तरफ जाएंगे इनके खिलाफ जो मैं मार्च कर रहा हूं, या दूसरी तरफ इनके साथ चलेंगे और इनके बच्चों के साथ, तो आगे पाकिस्तान को कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो हम उधर अब खड़े हैं उस मोड़ पे। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं डीपली पेनिट्रेटेड है कि आपने अनवाइजली करप्शन और नॉन करप्शन में एक डिवाइडिंग लाइन पैदा कर दी, यानी आपका मसला ये है कि आप सारा सिस्टम ही करप्ट है और आप उसके खिलाफ तनतनहा खड़े हो गए। देखिए, इसी वजह से कामयाबी नहीं मिल रही। नहीं, मुझे पता है कामयाबी, वो मैं आता हूं क्यों कामयाबी नहीं मिली। लेकिन मोहित, सबसे बड़ी बात यह, मैंने उन माशरे देखे हुए हैं जो कामयाब माशरे। मैं 18 साल की उम्र में इंग्लैंड गया, मैंने वहां यूनिवर्सिटी पढ़ी,
پھر میں کوئی پتہ نہیں 20 سال وہاں 18-20 سال گرمیوں میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا اور سردیوں میں پاکستان آتا تھا. تو میں نے موازنہ کیا دونوں معاشروں کا. اگر آپ میرے سے پوچھیں نا کہ ایک چیز کیا ہے جو ملک کو اوپر لے کے جائے گی, ایک چیز میں کہوں گا رول آف لا, انصاف, قانون کی حکمرانی. ایک چیز جو ہوتی ہے نا, جو امیر اور غریب ملکوں کے اندر فرق ہے, وہ یہ ہے جو میں نے اپنی اسی لیے پارٹی کا نام انصاف کی تحریک رکھا تھا. مدینہ کی ریاست میں کیا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا تھا. وہ ہوتی ہے بنیاد. اس کے ساتھ ایک اور چیز اللہ کا حکم ہے کہ امر بالمعروف. آپ اچھا کو حکم دیا ہوا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو بچانا ہے, آپ نے اوپر آپ کی پرواز ہونی ہے, تو آپ نے برائی کے خلاف جہاد کرنی ہے اور اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. جب معاشرے کے اندر اچھے اور برے کی تمیز ختم ہوتی ہے, وہ مر جاتا ہے معاشرہ. انہوں نے, چوروں نے یہ کیا ہمارے ساتھ. دیکھیں میں کیوں نہیں ان سے ملتا تھا, یہ شہباز شریف سے, جی یہ ملتا نہیں ہے, بڑا تکبر ہے. اگر میں ان کو ملتا ہوں, میں لیجیٹمائز کر دیتا ہوں. اس کا مطلب کہ چوری اور کرپشن میں کوئی بری چیز ہی نہیں ہے. آپ سارا وقت کہتے ہیں جی ہم سیاسی ہیں. آپ انگلینڈ میں بھی تو سیاسی ہیں. آپ یہ چوری اس سے کیا, یہ تو اربوں روپے کی چوری ہے نا, تو اس کا صرف جو پکڑی گئی سامنے آئی ہے. 16 ارب کا کیس ہے نا ایف آئی اے کے اندر جو اب معاف کروا رہا ہے. 16 ارب روپیہ, 8 ارب روپیہ کا ٹی ٹی کا کیس وہ نیب میں پڑا ہے, وہ معاف ہو جائے گا. ان کے سارے جو ٹوٹل کیسز ہیں 1100 ارب روپیہ, $5 بلین اس ملک کا, یہ معاف کروائیں گے آپ یہ قانون پاس کر کے. دیکھیں معاشرے کو اگر آپ نے تباہ کرنا ہے, آپ اس کے اندر سے انصاف ختم کر دیں. آپ معاشرے کے اندر طاقتور چوروں کو نہ پکڑیں اور غریبوں کو, چوروں کو پکڑیں, معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے, جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ٹھیک ہے. سو جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ میں کامیاب کیوں نہیں ہوا, کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ کامیاب اس لیے نہیں ہوا کہ یہاں جو طاقتور تھے ان کی جڑیں اتنی زیادہ, طاقتور ڈاکو جو میں کہہ رہا ہوں, جو طاقتور مجرم تھے اس ملک کے, ان کی جڑیں اتنی نیچے تھیں کہ وہ جو میری جنگ تھی, میں کیوں پہلے دن سے کہتا تھا میں این آر او نہیں دوں گا, میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا. مطلب یہ تھا کہ یہ کرتے کیا ہیں کہ یہ طاقتور آگے اکٹھے ہو جاتے ہیں. میں نے پریڈکٹ کیا, میں نے آج سے 11 سال پہلے پریڈکٹ کیا کہ جب میں آؤں گا یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے, کیونکہ دونوں کرپٹ ہیں. ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ان کی پیسہ بچے. اب پیسہ پہلے چوری کرنے میں نقصان پہنچایا, اب اس کو بچانے کے اندر. اور پیسہ جب بچاتے ہیں, جب یہ اپنا پیسہ بچاتے ہیں, یہ معاشرے کو تباہ کر دیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے سب کے لیے دروازے کھول دیے چوری کے. اچھا, اب پتہ نہیں آپ کے کانوں میں بات پہنچی ہے کہ نہیں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب رول آف لا کی, قانون کی تو بات کرتے ہیں, لیکن جو سائفر ہے وہ چوری کر کے لے گئے بنی گالہ میں, انہوں نے اس کو چھپا لیا ہے اور اس کو ریکور کرنا ہے. جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ایف بی آئی نے ریکور کیے ہیں, ہمیں ریڈ کرنا پڑے گا بنی گالہ میں وہ کاغذ نکالنے کے لیے, بیکاز یہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے. مریم, اس پہ کیبنٹ نے فیصلہ بھی کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں, ان کی کوئی اتنی تعلیم بھی نہیں ہے نہ, اور یہ کوشش کرتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. ان سے پہلے پوچھیں کہ سائفر کی جو ماسٹر کاپی ہے وہ تو فورن آفس میں پڑی ہوئی ہے. پہلے فورن آفس سے تو پوچھ لیں کہ آپ کے پاس سائفر کی ماسٹر کاپی ہے. اچھا, وہ جو ماسٹر کاپی ہے وہ آتی ہے پہلے فورن آفس میں, اس کی پھر کاپیز جاتی ہیں پرائم منسٹر کے پاس, پریزیڈنٹ کے پاس, آرمی چیف کے پاس, اس کی کاپیز جاتی ہیں. اور وہ جو ماسٹر کاپی ہے وہ آج فورن آفس میں پڑی ہوئی ہے. اور جو ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے وہ سائفر کی جو کاپیز تھیں ڈاکٹر عارف علوی پریزیڈنٹ نے بھجوائی سی جے کو, ہم نے بھجوائی اسپیکر کے پاس. اسپیکر نے پہلے سب کو دکھایا, اپوزیشن کو, جان کے انہوں نے نہیں دیکھی کیونکہ یہ سازش کا حصہ ہے, اور پھر اس نے بھیج دی سی جے کے پاس, چیف جسٹس کے پاس. اب میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کس سائفر کی چوری کی بات کر رہے ہیں؟ ماسٹر کاپی تو پڑی ہوئی ہے وہاں. چاہتے کیا یہ کرنا؟ پہلے تو یہ بھی یہ کیبنٹ کا فیصلہ ہوا ہے. اچھا, کیبنٹ پہلے اپنے ہی, وہ کیبنٹ کے ذرا میٹنگ, ہماری آخری کیبنٹ کی میٹنگ کے منٹس اگر پڑھ لیں تو ہم نے سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر دیا ہے. اس کے اوپر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یہ جب ڈی کلاسیفائی ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی پروسیجر ہو ہی نہیں سکتی. اب سب سے بڑا کام انہوں نے کیا کیا ہے, پہلے جھوٹ بول رہے تھے کہ سائفر ہے نہیں,
ان کو پتا تھا سائفر ہے، کیونکہ یہ ساری ملی بھگت ہوئی ہے. یہ جو انہوں نے جب ڈونلڈ لو نے یہ کہا سائفر میں کیا ہے، اس نے کہا عمران خان کو ہٹا دو عدم اعتماد میں. ابھی وہ موشن دائر نہیں ہوئی تھی پارلیمنٹ میں، تب اس نے ہمارے ایمبیسڈر کو کہا، اور ساتھ اس نے کہا کہ اگر اس کو ہٹا دو گے تو ہم معاف کر دیں گے. ہٹا دو گے تو یہ اچکن پہن کے بیٹھا انتظار کر رہا تھا نا. تو شہباز شریف بینیفیشری تھا اس کانسپریسی کا. لیکن آڈیو لیکس کے اوپر بھی وہ انکوائری کا آرڈر کیا ہے فرائیڈے کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ کا کوئی بندہ ڈارک ویب پہ آڈیو لیکس کر رہا تھا، پھر کسی اور نے آڈیو لیکس کیے، اس کے بعد وہ والا بندہ چپ ہو گیا. جو ان کے خلاف آئی تھیں آڈیو لیکس وہ آپ کا کوئی ہمدرد تھا، اس کے بعد کسی اور نے آپ کے خلاف والے کیے، آپ کی اور اعظم خان کی آڈیو لیکس، اور یوں آڈیو لیکس کا سلسلہ بند ہوا. پہلے تو یہ میرا اور جو اعظم کی آڈیو لیک، یہ پہلے مجھے یاد ہے انصار عباسی نے کہا تھا کہ میری اور اس کی لیک ہے، تو یہ تو اس سے بہت پہلے ہو گیا تھا. تو یہ تو جس نے بھی ہمیں ٹیپ کیا تھا اس نے یہ پہلے نکال دی تھی. جس میں کوئی ایک اور بھی کوئی آڈیو لیک ہے میرے گھر سے، میرے سیکیورڈ لائن سے بشرا بیگم کال کر رہی ہیں کسی کو، وہ بھی لیک کی گئی تھی. تو وہ آپ کو شک ہے کہ یہ پریزنٹ گورنمنٹ نے کیا ہے؟ وہ جس نے بھی کیا ہے، پہلے تو ٹیپ کیا کس نے. دیکھیں نا، اس کے بیچ میں بہت اہم چیز چھپ گئی ہے. پرائم منسٹر کی سیکیور لائن کی ٹیپس بنائی گئی اور لیک کی گئی. اب یہ تو چلیں، یہ ہے نا پوائنٹ سکورنگ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کتنی اور باتیں کرتا ہے جو اسٹیٹ سیکرٹس ہیں، یعنی ملک کی بڑی اہم باتیں. اب یہ سوچ لیں کہ یہ ساری باتیں نکل کے چلی گئی ہیں ہمارے دشمنوں کے پاس. آڈیو لیکس تو اب ان کے پاس بھی چلے جائیں گے. یہ اتنا بڑا سیکیورٹی بریچ ہے. اچھا، میں نے پی ایم ایل این کی ایک پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ کے میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ کیا ہے، کیوں اتنا آپ شور مچا رہے ہیں سائفر کے کاغذ کے گم جانے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے اور یہ کسی غلط ہاتھ میں اگر چلا جائے گا تو یہ ایک نیشنل سیکیورٹی ہیزرڈ ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں. جو کاپی آپ کی گم گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں گمنی نہیں چاہیے تھی. دیکھیں، پوچھنا سب سے پہلے تو ان سے پوچھنا یہ چاہیے کہ یہ جو آڈیو لیکس ابھی نکلی ہیں، یہ تو نکلی ہیں جو اب یہ تو ان کے ہوتے ہوئے پرائم منسٹر نکلی ہے نا. صحیح ہے. ان سے پوچھیں کہ یہ کتنی بڑی سیکیورٹی بریچ ہے کہ ملک کی پرائم منسٹر کی سیکیور لائن سے یہ جب ٹیپس نکلی ہیں تو یہ دشمنوں تک بھی پہنچ جائیں گی. صحیح. اب پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں اور کتنی چیزیں ہوں گی جو یہاں ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے نہ امپورٹنٹ ہو، لیکن ہمارے مخالف کے لیے تو بڑی اس میں ایسی چیزیں ہوں گی جو اسٹیٹ سیکرٹس ہیں. تو اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی، جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، کیا ان کو آج ان کو کسی کو تو پوچھنا ہوگا کہ کیا اتنا بڑا سیکیورٹی بریچ ہوا ہے، پرائم منسٹر کے آفس کی سیکیور لائن کی بریچ ہوئی ہے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ایک انکوائری کمیٹی بٹھائی ہے انہوں نے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے اس کا. چلیں اس میں اب جو نہیں، اور بائی دا وے یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو اپنا بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. دھمکیاں دلوا رہے ہیں لوگوں کو، کوئی سوشل میڈیا کو کہ تم یہ نہ کرو، میڈیا کے پیچھے ادھر ادھر کر رہے ہیں. اور کیا یہ آپ کا اصل کام تو یہ نہیں ہے؟ پولیٹیکل انجینئرنگ تو آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا تو کام ہے ملک کو سیکیور کرو. صحیح. تو اس سے بڑا دیکھیں، پھر سے ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے ملک کی سیکیورٹی کے لیے یہ بہت ہی سیریس لیپس ہے. اچھا، اب جو ڈیفینیٹلی آئی ایگری ود یو، یہ جو اب مسلسل کئی دنوں سے بلکہ ہفتوں سے آپ کہہ رہے ہیں ہم لانگ مارچ کریں گے. ابھی جو ٹیکسلا میں آپ نے ایک جلسے سے خطاب کیا، اس میں پھر آپ نے لانگ مارچ کا ذکر کیا. آپ نے ٹی وی اینکرز کے ساتھ ملاقات کی، اس میں بھی لانگ مارچ کا ذکر کیا. ایک تو کسی کو یہ کلیئر نہیں ہے کہ کیا یہ لانگ مارچ ایک لینئر مارچ ہے یا یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل فینومنا ہے پولیٹیکل موومنٹ کا. سیکنڈلی، اسی حوالے سے غالباً اب سے تھوڑی دیر پہلے، 1-2 گھنٹے پہلے آپ کی ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے چند لوگوں کے ساتھ پی ٹی آئی کی، یہیں بنی گالا میں، اور اس میں بھی لانگ مارچ کے حوالے سے بات ہوئی. اس میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیا ایک حکمت عملی یا اسٹریٹجی سامنے آ رہی ہے؟ دیکھیں موہن، جو یہ مارچ ہے، اسلام آباد مارچ حقیقی آزادی کے لیے، یہ ہماری حقیقی آزادی کی تحریک کا حصہ ہے. تحریک تو چلتی رہی ہے جب تک حقیقی آزادی نہ ملے. یہ اس کا ایک حصہ ہے. پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں، کیونکہ اور بھی ہمارے ایونٹس پلانڈ ہیں. جب تک ہم یہ ادھر تک نہیں پہنچ جاتے تو ہمارے اور بھی ایونٹس ہیں اس کے بعد. یہ اس کا ایک ایونٹ ہے. اور میں آپ کو یہ آج کہہ دوں کہ انشاءاللہ
कामयाबी तो अल्लाह देता है, कोशिश इंसान करता है, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अवाम का समुंदर निकलने लगा है और ये अभी तक कोई पिक्चर नहीं कर सकता कि क्या होगा। एग्जैक्टली वो करेगा क्या आके, वो मैं अभी किसी को नहीं बता रहा। और मैं अपने बड़े क्लोज 4-5 लोगों के अंदर मैंने बात रखी हुई है, क्योंकि हमारी हर बात लीक हो जाती है, हमारे फोन टैप हुए हैं, हमारा सब कुछ इनमें से अगर लीक हो गई तो ये 4-5 ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। नहीं, वो मुझे पता है कौन लोग हैं, और हमारे क्योंकि टेलीफोन भी टैप्ड हैं, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी आपका व्हाट्सएप सिक्योर है? हम ऐसे लग रहा है जैसे मैं ऐसे पहली दफा फील कर रहा हूं जिस तरह मैं कोई हिंदुस्तान मुखालिफ मुल्क का कोई बहुत बड़ा, इस मुल्क का गद्दार कोई मुल्क में आया हुआ है, तो उसको सिक्योर, उसकी लाइनें भी, घर के भी टेप हो रहे हैं, घर के नौकरों को भी पैसे दिए जा रहे हैं कि किस तरह मेरी इंफॉर्मेशन ले। तो इसलिए मैं बड़े महदूद सर्कल के अंदर एग्जैक्टली क्या वो करेगी, मार्च आके करेगी क्या, वो किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ा अवाम का समुंदर निकलेगा। अच्छा, अब पंजाब 12 करोड़ आपकी हुकूमत, केपी 5 करोड़ कुछ आपकी हुकूमत, आज़ाद कश्मीर आपकी हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान आपकी हुकूमत, इस्लामाबाद की 27 किलोमीटर की टेरिटरी के बाहर जितनी फिजिकल टेरिटरी है पाकिस्तान की, उस पर आपकी हुकूमत है। क्या ये भी हो सकता है कि तहरीक इंसाफ और आपके सपोर्टर्स हर तरफ से आएं और इस्लामाबाद के बॉर्डर पर खड़े होकर अपनी पावर दिखाएं और फिर वापस विड्रॉ कर जाएं और एहसास दिलाएं शरीफ ज़रदारी रजीम को कि हम कितनी पॉपुलर तादाद में मौजूद हैं? देखिए, क्या एग्जैक्टली करेंगे फिर वो इस वक्त तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारा प्लान है। मैं बार बार कहता हूं, मुझे इसका तो पता है प्लान राना सनाउल्लाह का, टेयर गैस शेल पकड़ लो, पैलेट गन्स पकड़ लो और मारना शुरू कर दो, क्योंकि इन्होंने तो यही किया था ना पिछली बार, और हमारी तैयारी नहीं थी तब। हमें अंदाजा ही नहीं था कि कोई इस तरह भी कर सकता है, कि यानी ऐसे लग रहा था फिर से जैसे मकबूजा कश्मीर है, अपना नहीं पाकिस्तान नहीं लग रहा था। आप जरा शेलिंग देखें। जी मैं मौजूद था टीचर। यानी जो इन्होंने किया है, चले कोई खतरा हो किसी से, अब फैमिली से भी खतरा है, इतने बच्चे हैं, औरतें, उनके ऊपर शेलिंग कर दी। मैंने कभी इस तरह का बर्ताव एक सिविलाइज सोसाइटी में, और एक हमारा खास याद रखें, इस्लाम के अंदर हमारी खास एक औरतों के लिए अपनी एक खास रिस्पेक्ट है। आज मरियम नवाज औरत ना होती तो ये जेल में होती, इसके भाई होते ना, यहाँ दोनों जेल में होते, वो बाहर भगा दिए उन्होंने, क्योंकि हम औरतों को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। तो मैंने कभी नहीं देखा कि देखते हुए औरतों को जो बेदर्दी से उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया, तो इनका तो पता है हमें, इनकी सारी तारीख ये है, ये फैशिस्ट है, इनके अंदर कभी डेमोक्रेसी आसपास से नहीं गुजरी, इनको सिर्फ डेमोक्रेसी ऑपोजिशन में याद आती। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट में आके, ये हमेशा मैं सिर्फ ये कह दूं, गवर्नमेंट में आके इनसे बड़े जालिम और फाशिस्ट नहीं है। अब हमने प्लान ऐसा बनाया हुआ है जो इनको नहीं पता, ये इन्होंने अपनी प्लानिंग की हुई है, हमारी अपनी प्लानिंग है, और वो इनकी प्लानिंग बीच में धरी की धरी रहने चाहिए जो हमारी प्लानिंग बन रही है। और वो इंशाल्लाह आप वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो हमारी मार्च शुरू होगी लोगों को एक क्वेश्चन ब्रेक से पहले, पंजाब हुकूमत आपकी आ गई, अफसरों के खिलाफ कोई जेन्युइन अकाउंटेबिलिटी जिन्होंने किया था, खास करके 24 मई की सुबह को जो लोगों के 4000 घरों में, फार्म हाउसेस में पुलिस चली गई, जो नहीं जा सकती थी, प्राइवेट सिटीजन थे, सड़क पे वायलेंस एक डिफरेंट चीज है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं की पंजाब हुकूमत ने, सिर्फ एसएचओस के खिलाफ केसेस बनाए, उनको बरतरफ कर दिया। जो डीसीओज हैं, जो ऑफिसर्स हैं सीनियर, उनसे जो पूछने का अमल था कि आपने किसके अहकामात पे ये खिलाफ वर्जी की, आपने, पुलिस कहती है हमें डीसीओज ने कहा। मैंने तो मुझे तो पता है किसके पीछे कौन था इसके, ये तो मुझे आइडिया है। इधर रहने दें, आपकी शो में मैं बात नहीं करता कि वो कौन था। वैसे ही कट जाना है। हाँ, वैसे भी कट जाएगा, लेकिन हमने अकाउंटेबिलिटी इनकी करनी है, हमने बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी करनी है कि देखें अब मैं फिर वापस उस चीज पे आ जाता हूं। मेरे से अगर एक चीज पूछे ना कि पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया, वो है रूल ऑफ लॉ। जब आपके मुल्क में ताकतवर को पता हो कि वो कानून तोड़ेगा और उसको कोई पकड़ेगा नहीं, वो मुल्क कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। हमारी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती पाकिस्तान में? जो असल इन्वेस्टमेंट आनी है ओवरसीज पाकिस्तानीज की, जो छोटी इन्वेस्टमेंट आनी है, वो करना चाहते हैं। उनको पता है कि जब भी अदालत में जाएंगे यहां और यहां वो बाहर बैठे होंगे, उनके प्लॉट्स के ऊपर कब्जा हो जाते हैं, वो बेचारे छिड़वा नहीं सकते, क्योंकि हर जगह अब ये कब्जा ग्रुप क्या है,
ताकतवर मिलके माफिया बन के बेचारे लोगों को जमीनों पे कब्जे करने शुरू कर देते। आप उनको कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ हर जगह पे जो ताकतवर है वो अपने आप को बचा लेता है। और ये अगर ये हो ना वो मुल्क तरक्की कर सकता है, ना उस मुल्क में हकीकी जमहूरियत आ सकती है। मुझे बोस्निया का मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने जब बोस्निया आजाद हुआ तो उन्होंने वहां इलेक्शंस करवा दिए। तो उनका एक जो यूएन का जिसने इलेक्शन करवाया उसने एंड में क्या कहा, कहता हम फेल हो गए बोस्निया में जमहूरियत लाने में। क्यों? क्योंकि हमें पहले रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करना था, फिर इलेक्शन करवाने थे। क्योंकि हमने रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश नहीं किया, जो वॉरलॉर्ड्स थे वो सारे ऊपर आ गए। सो ये की है, देखिए ना जमहूरियत आती है, ना प्रॉस्पेरिटी, ना खुशहाली जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं है, जब तक आपके मुल्क में इंसाफ नहीं। अब इंसाफ फिर मैं रिपीट कर दूं लोगों के लिए, इंसाफ तब है जब आप ताकतवर को कानून के नीचे लेके आते हैं। और जब तक ताकतवर अपने आप को ऊपर समझे, वो मुल्क के अंदर कभी भी हमेशा गुर्बत क्यों बढ़ती रहेगी? क्योंकि वो जो ताकतवर है वो सारे रिसोर्सेज खींच जाता है मुल्क के, वो अपने पास ले लेता है, गरीब रह जाता है। एक ब्रेक में ले लूं नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इसी पॉइंट से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। हर चीज निजाम में अच्छी लगती है। 100 नजरें तो 100 बातें, अपने कॉन्फिडेंस से जवाब दो। नया दिन है, अपने इरादे रिफ्रेश कर। ये लो कोलगेट मैक्स फ्रेश, इसके मिंटी कूलिंग क्रिस्टल्स तुम्हें रिफ्रेश कर देंगे। आओ रिफ्रेश करें, इरादों में भरे ताजगी। आओ रिफ्रेश करें, इरादों में है ताजगी। डोंट वरी अबाउट बीता कल, ये है एक नया पल, तो आओ रिफ्रेश करें। कोलगेट मैक्स फ्रेश। अब अल राज़िक गार्डन में सिर्फ 20% डाउन पेमेंट से प्लॉट का कब्जा लेकर अपना घर बनाने के ख्वाब को पूरा करें और बाकी अदायगी करें 4 साल की आसान अक़सात में। अल राज़िक गार्डन हाउसिंग स्कीम, अ प्रोजेक्ट ऑफ बिस्मिल्लाह डेवलपर्स। उम्र बढ़ने के साथ मामूलाते जिंदगी मुश्किल तर हो जाते हैं, इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ इंश्योर एक मुकम्मल और मुतवाज़न ग़िज़ा है जो बढ़ती उम्र की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करता है। आप भी डॉक्टर के मशवरे से रोजाना इंश्योर पिए, भरपूर जिंदगी जिए। MyABL डिजिटल बैंकिंग से लाइफ आसान बना। पे करो पे बिना इंतजार के। रास्त से मोबाइल नंबर को बैंक अकाउंट से लिंक करें, फौरी रकम भेजें या वसूल करें। वॉइस असिस्टेंट से बैंकिंग आसान बनाएं। टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड करें अपनी मर्जी से। फॉरेन करेंसी अकाउंट से फंड्स ट्रांसफर, बिल पेमेंट्स और बहुत कुछ। MyABL डिजिटल बैंकिंग, बैंक अब आपके हाथ में। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। मेरा पाकिस्तान, मेरा घर, रिज्म टाउन गुजर खान, जहां जिंदगी के सारे रंग। कौन? फ्यूचर सर, स्ट्रॉन्ग फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन के लिए। प्लीज। पर फ्यूचर? यस, इंटरनेट, वो भी अल्ट्रा फास्ट, यानी स्लो वीडियो कॉल्स, पास की बात। डाउनलोड्स अनलिमिटेड, बेतहाशा, यानी साइंस प्रोजेक्ट, फ्यूचर की बात। अब बनाना ये HD TV, गेमिंग पोजेशन से सोशल मीडिया ऑब्सेशन तक। यहाँ उल्टा है। ओह नो प्रॉब्लम, फास्ट होगा तो जल्दी खत्म होगा। वो फ्यूचर 100% फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क डायरेक्ट घर तक। वेलकम टू द फ्यूचर सर। स्टॉर्म फाइबर, 100% फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। स्टॉर्म इनटू द फ्यूचर। हर चीज निजाम में अच्छी लगती है। पाकिस्तानी खानों की पहचान मीज़ान।
3, 5, 10 मरला और 1 कनाल की रेजिडेंशियल प्लॉट्स। बुकिंग सिर्फ 1,75,000 रुपए से और बकाया 5 साल की आसान इकसात। माहाना किस्त 11,000 रुपए से। परीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया, लाइफस्टाइल ऑफ चैंपियंस। 042 111 333 987। अब इनका नाश्ता है डिलाइन, कम वक्त में भरपूर ग़िज़ाइयत। अब मंडे हो या संडे, ये रहे फुल डे एक्टिव। KNN's Deline। My ABL डिजिटल बैंकिंग। टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड करें अपनी मर्जी से। फॉरेन करेंसी अकाउंट से फंड्स ट्रांसफर, बिल पेमेंट्स और बहुत कुछ। बैंक अब आपके हाथ में। Allied बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। हर चीज मेज़ान में अच्छी लगती है। पाकिस्तानी खानों की पहचान मीज़ान। अपनी मट्टी, अपना घर, मेरा पाकिस्तान, मेरा घर। प्रिज्म टाउन गुजर खान, जहां जिंदगी के सारे रंग। The road to success is uncertain and unpredictable. For the ordinary minds, the challenge often seems impossible. But at UMT, challenges only make us stronger. For we prepare students to embrace the future, not fear it. Join UMT, be success ready. मेरा पाकिस्तान, मेरा घर। प्रिज्म टाउन गुजर खान, जहां जिंदगी के सारे रंग। ये जो मच्छर की आवाज है, खतरे का साज है, जो खड़े पानी से आएगा, खिड़की से आएगा और कचरे से आएगा। और वो जैसे ही आएगा, किंग टॉक्स के हाथों मारा जाएगा। किंग टॉक्स घर में लाजमी रखें, जिसका इंस्टेंट किलर फॉर्मूला डेंगू मच्छर को न सिर्फ मारता है बल्कि अगले 24 घंटे तक आपके घर को मुकम्मल महफूज रखता है। किंग टॉक्स छोड़ेगा नहीं, मारेगा चुन चुन के। मेरा पाकिस्तान, मेरा घर। प्रिज्म टाउन गुजर खान, जहां जिंदगी के सारे रंग। My ABL डिजिटल बैंकिंग। टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड करें अपनी मर्जी से। फॉरेन करेंसी अकाउंट से फंड्स ट्रांसफर, बिल पेमेंट्स और बहुत कुछ। बैंक अब आपके हाथ में। Allied बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज 2 अब डेवलपमेंट के आखिरी मराहिल में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न लाइफस्टाइल की तमाम सहूलियात के साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा डांसिंग फाउंटेन रिंग रोड और फिरोजपुर रोड की प्राइम लोकेशन पर बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज 2, अ प्रोजेक्ट ऑफ बिस्मिल्लाह डेवलपर्स। करो हर सुबह, हर शाम, हर घूंट वाइटल के नाम। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं मौजूद हूं बनीगाला में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बहुत अजीबोगरीब तरीके से इसहाक डार साहब, जो यहाँ से 5 बरस से मफरूर थे, अदालतें उन्हें एब्सकॉन्डर करार दे चुकी थी, वो प्राइम मिनिस्टर के प्लेन में ही गए, प्राइम मिनिस्टर ही के प्लेन में वो पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। आते ही वो सेनेटर भी बने, उसके बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर भी बने। एक आम अंडरस्टैंडिंग ये है कि उनको इसलिए लाया गया है कि वो ऑप्टिक्स को इम्प्रूव करेंगे, वो बिजली की कीमतें कम करेंगे, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस कम हो रही हैं, वो पेट्रोल की कीमत एक इंस्टॉलमेंट में कम की है, दूसरी में कम करेंगे, डॉलर उनके आते ही कम होने लग गई है उसकी वैल्यू। और उसके बाद आपका जो सारा आर्गुमेंट था कि इलेक्शन इसलिए होने चाहिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बुरे हालात में, उस आर्गुमेंट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बिकॉज आपने जलसे आफ्टर जलसा ये कहा है कि मुझे खुद इतनी परेशानी नहीं है, मेरी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत जो है वो अफोर्ड नहीं करती। तो वो पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए आए और आपका बयानिया कमजोर करने के लिए आए। देखिए मोहित, पहले तो सिर्फ इसहाक डार, मरियम, नवाज शरीफ, इन 3 के ऊपर मैं बात करता हूं, क्योंकि एक तो जो NRO है वो, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, सारे अब बच गए। इन्होंने कानून ही ऐसे बना दिए जो मेरे पे सारा प्रेशर था। जब फैटफ का बिल पास होने लगा तो मेरे ऊपर उन्होंने पूरा प्रेशर डाला कि इनको NRO दे दो, नैब के यही अमेंडमेंट्स कर दो। इन अमेंडमेंट यही अमेंडमेंट्स मांगते थे, तकरीबन यही थी। 38 शिकों में से 34 अमेंडमेंट्स थी। बेसिकली हर अमेंडमेंट में इनमें से कोई ना कोई बच जाता है। यानी आप अगर देखें ना तो टेलर मेड अमेंडमेंट्स है। हमने सुप्रीम कोर्ट में केस भी किया और मैं उम्मीद रखता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में केस सुना जाएगा, बिकॉज पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम तबाह हो जाएगा।
अगर इन्होंने ये नैब में अमेंडमेंट्स चलने दी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर आप लाइसेंस दे रहे हैं व्हाइट कॉलर क्राइम को। ताकतवर यहां चोरी करेगा, उसके पास पैसा बाहर भेजने को होगा, आप उसे पकड़ ही नहीं सकते जो हो गया। अच्छा, अब मैं इसाक डार ये बाहर क्यों भागा था? इसके पास 2012 में कोई 80-90 लाख रुपया इसने टोटल अपनी वेल्थ दिखाई, और 2017 में जब नैब ने बुलाया तो इसका 80 करोड़ हो गया या 90 करोड़ हो गया। 80-90 करोड़ हो गया। हाँ, 100 गुना ज्यादा। हाँ, अब उन्होंने सवाल पूछा कि पैसा आया किधर से, उधर से ये भाग गया, क्योंकि ये जवाब दे ही नहीं सकता था। कोई भी इनमें से जवाब नहीं दे सकते। अब ये जो एवंस फील्ड है, मुझे बताएं, लंदन के जो सबसे महंगे इलाके के अंदर आपकी 4 अपार्टमेंट्स हैं, सारी दुनिया को पता है वहां है, वहां डेमोन्स्ट्रेशंस भी वहां होती हैं। अब ये कौन फैसला, ये कौन सी दुनिया में अगर इतनी बड़ी लग्जरी अपार्टमेंट्स में आप रह रहे हैं और आपसे सवाल पूछें कि जनाब आप बताएं पैसा आया किधर से, ये इनसे सवाल पूछा जाए। जेआईटी बैठी अदालत के अंदर, पता नहीं कितनी देर ये केस चला गया, जेआईटी बैठी, एक दफा इन्होंने झूठ पे झूठ बोलते गए कि पहले ये है जी जरा वो असेंबली में का वो झूठ निकला, फिर कतरी खाता है वो झूठ। विच हंट था सारा। नहीं, मैं अच्छा तो ये साबित कर देना, मेरा भी फ्लैट था, मुझे भी अदालत में लेके गए, इन्होंने मेरे से पूछा, जज ने पूछा, हालांकि मैं तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, ये तो प्राइम मिनिस्टर था जब अपार्टमेंट्स खरीदी हैं। मैं तो क्रिकेटर था इंटरनेशनल, मैं तो पाकिस्तान का टैक्स रेजिडेंट ही नहीं था, क्योंकि 6 महीने में इंग्लैंड में खेलता था क्रिकेट, प्रोफेशनल काउंटी क्रिकेट खेलता था, और बाकी पाकिस्तान के लिए टूर करता था। मेरे तो 6 महीने ही पाकिस्तान पूरे नहीं होते थे, तो मैं तो टैक्स रेजिडेंट। उसके बावजूद एक एक सवाल का मैंने जवाब दिया, और मैंने बताया कि मेरे पास किधर से पैसे, 40 साल पुराना कॉन्ट्रैक्ट दिखाया अदालत को, जो वो वर्ल्ड सीरीज ही खत्म हो गई थी, उसका कॉन्ट्रैक्ट दिखाया कि किधर से पैसा आया मुझे, कैसे मैंने अपार्टमेंट खरीदी। इनको प्राइम मिनिस्टर होते हुए, अच्छा मैं पाकिस्तान पैसा लेके आ रहा हूं, वो बेच के पैसा पाकिस्तान लेके आ रहा हूं, मनी ट्रेल दिखा रहा हूं अदालत को। इन्होंने यहां से पैसा बाहर लेके गए, वहां तो इनकी बिजनेस ही नहीं थी। अभी तक ये नहीं बता सके कि पैसा आया किधर से। कभी कहते हैं जी वो नाना का और वो कतरी का, उसका बाप था, वो दोनों मर गए हैं। मियां शरीफ साहब वो कहते हैं उन्होंने खरीदे होंगे। हाँ, वो कहती है, अच्छा तो मियां शरीफ के टैक्स रिटर्न में उनके देख लें उन्होंने कितना टैक्स दिया। तो ये कहीं भी ये बता नहीं सकते कि पैसा किधर से आया। अब जब आप नहीं बता सकते तो असूलन तो इसके ऊपर आपको यही सजा हो जानी चाहिए, क्योंकि मुझे तसव्वुर करें कि किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, डेमोक्रेसीज की बात करूं, वो अपने मुल्क से बाहर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज ले लेता है और उसके बता नहीं सकता, उसके पास कोई लीगल तरीका नहीं वो खरीदने का। क्या उसको आप कहेंगे जी, अदालत कहेगी जी आप साबित करें, और क्योंकि नहीं कर सकते, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते साबित। मैं अगर ऑफशोर कंपनी के जरिए बाहर चीजें खरीद लूं, आप साबित ही नहीं कर सकते, कोई तरीका ही नहीं है। हमारे पास लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है साबित करने का। तो इसका मतलब चोरी करो, मुल्क से बाहर पैसा करो, जो भी मर्जी करो, कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं ये कह रहा हूं कि दार जो वापस आ गया, वो इतना डरपोक आदमी है, ये इसको जब तक गारंटी ना मिली हो ये आ ही नहीं सकता था वापस। तो फिर गारंटी किसने दी? आप सोच रहे किसने दी है? कौन गारंटर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से, क्योंकि वो इतना डरपोक आदमी है, जब तक कोई बड़ी ताकतवर गारंटी नहीं मिली वो आ ही नहीं सकता। अस्यूमिंग के गारंटीज मिल गई हैं कि उनको कुछ नहीं होगा, गारंटीज मिल रही हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी वापस आना है, उन्होंने भी कैंपेन रन करनी है, डार साहब ऑप्टिक्स इंप्रूव कर देंगे इकोनॉमी के, तो आपकी तो सारा जो आर्गुमेंट खत्म हो जाएगा कि इकोनॉमी मुश्किल। अच्छा, मैं आप दोनों चीजों पे आता हूं। देखिए, इसमें हमारे 2 पहलू हैं इसके लिए। एक तो इकोनॉमी इन्होंने आगे उधर पहुंचा दी है, मुझे खौफ है मोईद कि ये इकोनॉमी रिकवर करेगी भी या नहीं करेगी। अब मुझे तो डर लगा हुआ है आज, और मुझे नहीं, कोई भी इकोनॉमिस्ट हो पाकिस्तान में। ये डर क्यों लगा हुआ है? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये इकोनॉमी अब तेजी से नीचे जा रही है। वो क्यों जा रही है? ये रुपया इधर उधर करना। अब मुझे बताएं कि डॉलर अगर आपका कम होना, यानी आपके रुपए की वैल्यू ऊपर जाएगी, तो क्यों जाएगी? क्योंकि डॉलर अंदर आ रहे होंगे मुल्क के, तभी जाएगा ना। हमारे क्यों डॉलर ऊपर जा रहा है और रुपया गिर रहा है? क्योंकि हमारे पास डॉलर कम ही है। तो अगर डॉलर्स आएंगे तो रुपया के ऊपर जाना चाहिए ना। ये बाहर से आया, ये हो सकता है कि कोई ऐसी कमिटमेंट भी इंटरनेशनल इनके साथ हो। कॉमन सेंस है ना। मैं लोगों को बता रहा हूं कि सप्लाई एंड डिमांड है। रुपया तब गिरता है जब डॉलर कम हो जाते हैं। अगर डॉलर ज्यादा आएंगे रुपया तकड़ा हो जाएगा। रुपया एप्रिशिएट कर रहा है तकरीबन 15-16। अब ये
میں آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ اس میں کوئی لاجک تو نہیں نظر آ رہی. کوئی پاکستان میں ایکسپورٹس تو نہیں بڑھ گئی, پاکستان میں ریمیٹنس تو پیسے زیادہ نہیں بڑھی, پاکستان کے قرضے بڑھ گئے ہیں. تو جب ہماری کمٹمنٹ باہر ڈالرز دینے کی, ہماری جو شہباز شریف کیوں رو رہا تھا جا کے نیو یارک کہ جی ہمیں اگر آپ نے پیسے نہ دیے تو ہم اپنے قرضے نہیں دے سکیں گے, یہی کہہ رہا تھا نا. وہ جو بلومبرگ میں انٹرویو دے رہا تھا وہ کہہ رہا تھا خدا کے واسطے ہماری مدد کرو, ہمارے پاس اپنے قرضے واپس کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ایک دم پاکستان کے بانڈ گر گئے. بانڈ گرنے کا مطلب کہ کوئی باہر سے اب پاکستان کو کمرشل لونز دے گا نہیں, کیونکہ بانڈز کی جب ویلیو ختم ہو گئی. بانڈز کا مطلب قرضے لینا باہر سے, کمرشل بینک سے. اب ملیں گے صرف IMF اور ایشین بینک اور ورلڈ بینک سے. تو وہ ہیں وہ تو جنہوں نے قرضہ دے دیا, IMF کا تو ٹرانچ آ گئی ہے, اس کے باوجود ریزروز بھی گر رہے ہیں. آج ایکسپورٹس بھی کم, آج آپ کی ریمیٹنس بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے کیونکہ فاصلہ ہو گیا مارکیٹ کے اندر اور آفیشل ریٹ کے اندر ڈالر کی. تو مجھے بتائیں کہ کوئی لاجک تو نہیں ہوئی, تو اس کا مطلب گیمکس چل رہی ہیں. اگر آپ کا روپیہ آج اپریشیٹ بھی کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی اکنامک ریزنز تو نہیں ہے. یہ دار جو ہے یہ ہمیشہ فگر فجنگ اس کی ہے کہ یہ جعلی فگرز اوپر نیچے. اب انفلیشن نیچے دکھا دیا. آپ کو پتہ ہے انفلیشن نیچے دکھائی کیسے ہے کہ 75% بجلی کی قیمت کم ہو گئی ہے. اب قوم سے پوچھیں کہ کیا بجلی کی قیمت 75% بجلی کی قیمت کم ہو گئی ہے. نہیں, لیکن بہت سی اور بھی چیزیں جو ہیں ان کی بھی لاجک کوئی نہیں ہے. جو لیگل جس طرح سے کیسز ختم ہوئے اس کی بھی کوئی لاجک نہیں ہے. لیکن ڈار صاحب کے آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اسپیکولیٹر کو یقین دلا دیا کہ میں اسٹرانگ روپی میں بلیو کرتا ہوں تو روپے اپریشیٹ کر گیا. کچھ پیٹرول کی قیمت انہوں نے کم کی ہے, مجھے شک ہے دوبارہ کم. میں کہہ رہا ہوں آپ کی پالیٹکس پہ آپ کی پالیٹکس تو ویک ہو رہی ہے نا. آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے الیکشن جلدی اس لیے چاہیے کہ اکانومی کے بہت برے حالات ہیں, لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. ڈار صاحب ایک آپٹکس پریزنٹ کر رہے ہیں کہ اکانومی امپروو ہو رہی ہے. وہی 3 چیزیں. یہ انہوں نے کہا تھا کہ مہنگائی کم کریں گے, یہ تو ریکارڈ ہے کہ 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ان کے 4 مہینے میں ہوئی. انہوں نے کہا اکانومی ٹھیک کریں گے, یہ ریکارڈ کے اوپر ہے اس وقت. آپ صرف جو اکنامک سروے آف پاکستان دیکھ لیں کہ ہم کدھر چھوڑ کے گئے تھے, آج انڈسٹری کا کیا حال ہے. آج بے روزگاری کا, فیصلہ آباد چلے جائے نا, ٹیکسٹائل سے مزدور نہیں ملتے تھے, آج بے روزگاری پار لونز بند ہو رہی ہیں, کسان سڑکوں کے اوپر ہے. تو آپ نے ویلتھ کریٹ کیسے کرنی تھی؟ یا آپ کے ایگریکلچر نے, کسان نے کرنی تھی, اور یا آپ کی انڈسٹری نے کرنی تھی. آئی ٹی جو ہم نے بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس, وہ نیچے جانی شروع ہو گئی. تو مجھے بتائیں دار نے کیا کیا ہے؟ دار نے کیا کیا تھا جب وہ پاکستان چھوڑ کے گیا ہے؟ ہمارے دور میں جو سب سے زیادہ ہمیں مشکل آئی ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں $100 سے اوپر چلی گئی, آئل کی قیمت انٹرنیشنلی. ان کے دور میں ایوریج 50 ارب, آدھی قیمت ہی تیل کی, دگنی ہوگی تیل کی قیمت. انہوں نے $20 ارب کا خسارہ چھوڑ کے گئے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, بیرونی خسارہ. اس کے علاوہ انہوں نے ریزروز 8-9 ارب کے ریزروز چھوڑ کے گئے. جب انہوں نے ہماری حکومت گرائی, جب عدم اعتماد کیا, تو ہماری دور پہ صرف $16 ارب کے قرضے, کووڈ کے باوجود تیل کی قیمت دگنی ہوگی, $100 سے اوپر چلے گی, 115 تک گئی. اس کے باوجود ہمارے ریزرو 16 ارب کے, یہ 8 ارب کے, ہم نے 16 ارب کے ریزرو چھوڑے. یہ $20 ارب کا خسارہ چھوڑ گئے, ہم 16 ارب کا چھوڑ کے گئے. ہم نے ایکسپورٹس ریکارڈ کی اور اس کی وجہ سے ڈالر انٹیک ہوئی. ہم نے جو اپنی یہ ریمیٹنسز دی وہ ریکارڈ 31 ارب. ہم $20 ارب ایکسٹرا پیسے چھوڑ کے گئے. ٹھیک ہے, تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کا کیا کمال تھا؟ اس نے تو اکانومی تباہ کر کے گیا تھا. ٹھیک ہے, میں بریک لے لوں, لیکن میں یہ کوشچن آپ کے سامنے پوز کر رہا ہوں کہ ان کی بھی کوئی ایسی حکمت عملی اور تھنکنگ ضرور ہے جس کو شاید آپ سمجھ نہیں رہے. اس میں مزید بات کر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے. اب الرازق گارڈن میں صرف 20% ڈاؤن پیمنٹ سے پلاٹ کا قبضہ لے کر اپنا گھر بنانے کے خواب کو پورا کریں اور باقی ادائیگی کریں 4 سال کی آسان اقساط میں. الرازق گارڈن ہاؤسنگ اسکیم, a project of بسم اللہ ڈیولپرز. عمر بڑھنے کے ساتھ معمولات زندگی مشکل تر ہو جاتے ہیں,
इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ इंश्योर एक मुकम्मल और मुतवाजन ग़िज़ा है जो बढ़ती उम्र की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करता है। आप भी डॉक्टर के मशवरे से रोजाना इंश्योर पिए, भरपूर जिंदगी जिए। प्रिज्म टाउन गुजर खान 5 मरला 10 मरला और 1 कनाल के रिहायशी प्लॉट, सिर्फ 20% बुकिंग और 2.5 साल आसान इक़सात। बुक योर प्लॉट नाउ। प्रिज्म टाउन गुजर खान, जहां जिंदगी के सारे रंग। Keep me fit, keep me smart, लासानी के मंजिल के साथ, नाम भी लासानी, मयार भी लासानी, लासानी अर्की महसन, बिलीव मी इट वर्क्स। अपनों की दहलीज पे रहें, एक कॉल पे मौजूद, ताकि मुस्कुराते रहें पाकिस्तानी, खुशहाल रहे पाकिस्तान। KNN बुकिंग सिर्फ 1,75,000 रुपए से, महाना किस्त सिर्फ 11,000 रुपए से। अरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया, लाइफस्टाइल ऑफ चैंपियंस, 04211113987। माई ABL डिजिटल बैंकिंग। पे करो पे बिना इंतजार के। रास्त से मोबाइल नंबर को बैंक अकाउंट से लिंक करें, फौरी रकम भेजें या वसूल करें। वॉइस असिस्टेंट से बैंकिंग आसान बनाएं। बैंक अब आपके हाथ में। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। KNN's free home delivery। ऑर्डर के लिए कॉल करें 0800 11156। क्लब मेंबर्स घर बैठे पूरे पॉइंट्स हासिल करें। सेफ एंड हेल्दी चिकन डिलीवर्ड। मेरा पाकिस्तान, मेरा घर, प्रिज्म टाउन गुजर खान, जहां जिंदगी के सारे रंग। सैलाब गुजर जाता है, लेकिन लम्हों में बस्तियां उजड़ जाती हैं। जिंदगियां तो वापस नहीं आती। आए जो घर उजड़ गए उन्हें दोबारा आबाद करें। हुकूमत पंजाब सैलाब मुतासिरीन की फौरी बहाली और मुकम्मल आबादकारी के लिए अमली इक़दाम कर रही है। जाँ बहक अफराद के खानदान के लिए 10 लाख रुपए की फौरी इमदाद, घरों की तामीर और मवेशियों के नुकसानात के लिए कैश इमदाद की फराहमी। नुकसानात का जायजा लेने के लिए जामे सर्वे का आगाज भी कर दिया गया है। वजीर आला पंजाब फ्लड रिलीफ फंड में अतियात जमा करवाएं। हुकूमत पंजाब। हर चीज मीज़ान में अच्छी लगती। पाकिस्तानी खानों की पहचान मीज़ान। बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज 2 अब डेवलपमेंट के आखिरी मराहिल में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न लाइफस्टाइल की तमाम सहूलियात के साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा डांसिंग फाउंटेन रिंग रोड और फिरोजपुर रोड की प्राइम लोकेशन पर बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज 2, अ प्रोजेक्ट ऑफ बिस्मिल्लाह डेवलपर्स। 100% फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क डायरेक्ट घर तक। स्टॉर्म फाइबर, स्टॉर्म इनटू द फ्यूचर। बुकिंग सिर्फ 1,75,000 रुपए से, महाना किस्त सिर्फ 11,000 रुपए से। अरीना स्पोर्ट्स सिटी रेजिडेंशिया, लाइफस्टाइल ऑफ चैंपियंस, 04211113987। माई ABL डिजिटल बैंकिंग। पे करो पे बिना इंतजार के। रास्त से मोबाइल नंबर को बैंक अकाउंट से लिंक करें, फौरी रकम भेजें या वसूल करें। वॉइस असिस्टेंट से बैंकिंग आसान बनाएं। बैंक अब आपके हाथ में। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। मेरा पाकिस्तान, मेरा घर, प्रिज्म टाउन गुजर खान, जहां जिंदगी के सारे रंग। ये जो मच्छर की आवाज है, खतरे का साज है, जो खड़े पानी से आएगा, खिड़की से आएगा और कचरे से आएगा, और वो जैसे ही आएगा किंग टॉक्स के हाथों मारा जाएगा। किंग टॉक्स घर में लाजमी रखें, जिसका इंस्टेंट किलर फॉर्मूला डेंगू मच्छर को न सिर्फ मारता है बल्कि अगले 24 घंटे तक आपके घर को मुकम्मल महफूज रखता है। किंग टॉक्स छोड़ेगा नहीं, मारेगा चुन चुन के। मेरा पाकिस्तान, मेरा घर, प्रिज्म टाउन गुजर खान, जहां जिंदगी के सारे रंग। माई ABL डिजिटल बैंकिंग से लाइफ आसान बना। पे करो पे बिना इंतजार के। रास्त से मोबाइल नंबर को बैंक अकाउंट से लिंक करें, फौरी रकम भेजें या वसूल करें। वॉइस असिस्टेंट से बैंकिंग आसान बनाएं। टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड करें अपनी मर्जी से, फॉरेन करेंसी अकाउंट से फंड्स ट्रांसफर, बिल पेमेंट्स और बहुत कुछ। माई ABL डिजिटल बैंकिंग। बैंक अब आपके हाथ में। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज 2 अब डेवलपमेंट के आखिरी मराहिल में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न लाइफस्टाइल की तमाम सहूलियात के साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा डांसिंग फाउंटेन रिंग रोड और फिरोजपुर रोड की प्राइम लोकेशन पर बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज 2, अ प्रोजेक्ट ऑफ बिस्मिल्लाह डेवलपर्स।
नाज़रीन वेलकम बैक। मैं मौजूद हूं इमरान खान साहब के साथ डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। खान साहब, आप इस चीज को क्यों रूल आउट कर देते हैं कि डॉक्टर साहब 5 साल के बाद जब बाहर से आए हैं, किसी क्रूशल स्टेज पे एक इंटरनेशनल डील ऐसी हो सकती है जिससे उनको इकोनॉमिक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी और वो कहेंगे कि देखिए हमने बेहतर मैनेजमेंट करके दिखा दिया है। शहबाज शरीफ फेल हो गए, मिफ्ता फेल हो गया, लेकिन नवाज शरीफ की टीम जो है वो डिलीवर कर रही है। देखिए, पहले तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि इसने मुल्क का सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस छोड़ के मुल्क से बाहर भागा था। कभी इतना बड़ा, असल तो मार देते ना बैरूनी खसारा, तो सबसे बड़ा बैरूनी खसारा छोड़ के गया, सबसे कम रिजर्व छोड़ के गया। हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी जिससे मुल्क की आमदनी बढ़ती है, 5 साल में उतर की उधर ही रह गई, एक्सपोर्ट्स बढ़ाई नहीं इन्होंने। तो मुल्क के अंदर जब पैसे डॉलर ही नहीं आ रहे तो मुल्क ने तरक्की कैसे करनी है? जो सारे मुल्क तरक्की किए थे, ईस्ट एशियन टाइगर्स, वो सारे एक्सपोर्ट्स बढ़ा के, चाइना उसने एक्सपोर्ट्स लेड ग्रोथ की थी। हिंदुस्तान आज अगर सिक्योर है तो उसकी कोई 260 अरब की रिजर्व्स हैं एक्सपोर्ट्स की वजह से। हमारी एक्सपोर्ट्स वहीं की वहीं पड़ी हुई थी। तो ये इसका क्या कमाल था? ये बस फिगर फाजिंग करता रहा, एंड में खसारा छोड़ के चला गया और मुल्क बैंकरप्ट था तब। उस मुल्क को हमने उठाया बैंकरप्सी से, कोरोना के बावजूद मुल्क को उठाया। और इन्होंने उस वक्त किया जबकि इकोनॉमिक सर्वे कहती है कि 16 साल में पाकिस्तान की बेस्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी। अब ये फिर वापस आ गया। मैं ये समझना चाहता हूं कि ये क्या करेगा जिससे हमारी दौलत में इजाफा होगा। अभी तक कुछ भी नहीं, ना ये कर सकता है, ना इसने माजी में कभी किया। अगर हमारा फिर ये क्यों आए? हाँ, ये क्यों लाया गया इनको? मेरे ख्याल में कि ये समझते हैं कि दार थोड़ी यही फिगर फाजिंग कर करके, क्योंकि ठोस इकोनॉमी तो नीचे जा रही है ना, तो अगर फिगर फाजिंग कर करके होप कर रहे हैं कि किसी तरह नहीं तो फिर क्या बाहर से इमदाद मिल जाए। अगर आप खुद कहते हैं कि इनका सिर्फ एक मकसद, आपने खुद कहा कि गारंटी पे आया है, इसको किसी ने गारंटी दी है, सिक्योरिटी यहां दिया है। अब नवाज शरीफ साहब ने भी आना है, इसका मतलब है कि ये खुद भी अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं कि सिर्फ आप जाना चाह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि इलेक्शन से आ रहे हैं। ये इलेक्शन नहीं चाह रहे। मैं ये समझता हूं तो फिगर फजिंग तो ज्यादा देर नहीं चलेगी। लेकिन आज शहबाज शरीफ की जो परफॉर्मेंस थी न्यूयॉर्क में, वो इतनी दूर और इतने महंगे होटल में ठहरना, सबसे पहले सारों ने महंगे होटल में पता नहीं कितना पैसा खर्च किया हुआ, हमारा फॉरेन एक्सचेंज। उसके बाद ऐसी भीख मांगी है जो मैंने कभी किसी को नहीं देखी। आप वो ब्लूमबर्ग का इंटरव्यू देख लें कि प्लीज हेल्प अस, वो औरत को कह रहे हैं एंकर को। तो इनकी सिर्फ कोशिश है कि बाहर से पैसा मिलेगा। आप समझते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इनकी इकोनॉमी तो इनके पास कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि इनका पास्ट रिकॉर्ड है। अब एक ये होप कर रहे हैं कि बाहर से कोई, वो कह रहे हैं 32 बिलियन डॉलर्स हमने सिक्योर किए हुए हैं। वो कह रहे हैं हमें गारंटीज हैं कि 32 बिलियन डॉलर्स का इनफ्लो होगा 30 जून 2023 तक। देखे ना, वो किधर से होगा? फ्रेंडली कंट्रीज, इंटरनेशनल मॉनेटरी एजेंसीज एंड बॉन्ड फ्लोटिंग। देखिए, इसका मतलब कि कर्जे ही लेंगे ना। ये कर्जे लेंगे ना। मैं ये कह रहा हूं कि कर्जे तो उन्होंने पहले भी ले लिए थे। अगर मुल्क के अंदर आपकी दौलत में इजाफा नहीं हो रहा तो कर्जे के पैसे वापस कैसे करने हैं? तो इससे एक और बात जाती है कि वो जब आप हमारे बॉन्ड्स ही नीचे चले गए हैं, लोग समझ रहे हैं कि हमारे में अब कर्जे वापस करने की ताकत ही चली गई है। अगर वो लोग ये बाहर की ये समझ रहे हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि ये किस चीज के ऊपर अब ये लोग पैसे क्यों दे रहे हैं इनको? आपको पता है कि उनका एक सेइंग है, देयर इज नो फ्री लंच। ठीक है, हर चीज की कीमत है। मेरा पॉइंट यह है कि ये क्या वादा करके आए कि हम कौन सी कीमत अदा करेंगे? किसी चीज पे ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे मजीद पैसा लेने के लिए। लेकिन 2 क्रूशल क्वेश्चन थे लॉन्ग मार्च को आपने बताया। दूसरी चीज है कि कुछ दिन पहले एक टीवी प्रोग्राम में आपने इंदिया दिया कि नई हुकूमत को इलेक्शन के बाद आर्मी चीफ की इंपॉर्टेंट करनी चाहिए बिकॉज इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है। फिर ये निकला कि फिर आपने अगले दिन एक्सप्लेनेशन दी कि मैं एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ महीनों की बात कर रहा हूं। उससे फिर ये मतलब निकलता है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इलेक्शन फरवरी मार्च में हो सकते हैं। आर यू श्योर कि इलेक्शन हो सकते हैं? आर यू कॉन्फिडेंट? आपने कहा ये नहीं चाहते। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हूं, क्योंकि ये देखें, ये डरे हुए इलेक्शन से। ये डरे हुए इसलिए हैं कि इनको पता है कि इस वक्त जिधर हमारा ग्राफ है माशाल्लाह तहरीक इंसाफ का, इनको पता है कि इन्होंने हार जाना इलेक्शन। खास तौर पर जो पंजाब में इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूरी इनकी मदद की, धांधली करवाई, सारी मशीनरी इन्होंने इस्तेमाल की, उसके बावजूद हार गए। अब ये डरे हुए हैं और इनका ग्राफ मजीद और नीचे जा रहा है। ये जो एनआरओ से लोगों में जो मायूसी आई है, तो इन्होंने जीतना तो है नहीं, इन्होंने खींचना है। दार से गिमिक्स करवाएंगे, ये जो विंडो ड्रेसिंग, ये जो फिगर फजिंग, अभी जो इन्फ्लेशन के फिगर्स दिए हैं, उससे ये करवा के, और ये उम्मीद रख रहे हैं कि कोई पैसा देगा इनको बाहर से
अब जो भी बाहर से पैसा देगा किस कंडीशंस पे देगा, क्या वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी? मेरे ख्याल में कि और हमारे पास क्या है देने के लिए। लिहाजा मुझे इसलिए चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो ताकि ये मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। एक मिनट मैं क्लियर कर दूं, इकोनॉमी तो तब ठीक होगी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। इस वक्त इकोनॉमी ठीक हो ही नहीं सकती क्योंकि सियासी तौर पे इस्तेकाम है ही नहीं, क्योंकि लोगों किसी को भी नहीं पता, इनको भी नहीं पता कि अभी कितनी देर चलेगा। यू मेक परफेक्ट सेंस टू मी, बाकी भी लोग सुन रहे हैं, लेकिन 17 जुलाई के पंजाब के इलेक्शन से पूरा सिस्टम इतना डर गया है, मतलब नजर आता है सहम गया पूरा सिस्टम कि इलेक्शन पे नहीं आना चाहते। अब ईवीएम खत्म, ओवरसीज वोट खत्म, और भी ज़ाहिर चीजें करनी है, इलेक्शन कमिश्नर जो है आप कहते हैं, तो आपको ये तवक्को क्यों है कि इलेक्शन को बड़ा फेयर होगा? मुझे कोई इस इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए आप सोचे भी ना कि इलेक्शन फेयर हो सकता है। इसने अभी तक जो की, मैंने कभी किसी इलेक्शन कमिश्नर को वो हरकतें नहीं करते देखी जो इसने की। यानी इस तरह इसने, यानी ये ऐसा लगता है कि जिस तरह कोई नून लीग का जाला बैठा हुआ है और हमारा दुश्मन बैठा हुआ है। 8 दफा हम इलेक्शन कमीशन के पास गए मोहित, 8 दफा इन्होंने हमारी रिजेक्ट की, जो भी हम प्ली लेके गए। 8 दफा हम अदालत में गए जिन्होंने ओवरटर्न की, यानी इसने गलत हमें रिजेक्ट किया। उसके बाद उसके अलावा जो ईवीएम मशीन्स पे इसने इस कौम के ऊपर जो जुल्म किया है, ईवीएम मशीन्स 90% धांधली खत्म हो जाती है, इसने उसको रोक दिया, हालांकि इसका काम ही नहीं था। देखिए, अगर इलेक्शन कमिश्नर को भी चेंज करना है तो आपको असेंबली में जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से आपको ऑफर दी ऑलिव ब्रांच का, आप वापस चले जाएं असेंबली में। आप कैसे इलेक्ट करेंगे नया इलेक्शन कमिश्नर, कैसे बनाएंगे जब तक असेंबली में नहीं जाएंगे? देखिए, हम तो इसके ऊपर पूरी तरह, इसके अब आ भी गया ना वो, इसकी वो जो ऑडियो लीक्स के अंदर आ ही गया कि वो राना सनाउल्लाह इसको बता रहा है कि जनाब आपने इस दिन करवाना है। वो ये जो 8 बाई इलेक्शंस थे और चुन के गवर्नमेंट बता रही है इलेक्शन कमीशन के हल्कों में करना है। कैसे अपॉइंट होगा जब तक आप असेंबली में नहीं जाएंगे? देखिए, हमने तो पब्लिक प्रेशर डालेंगे इसके ऊपर कि इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ना इसको कोई ट्रस्ट करता है। ये चला भी जाए तो नया तो इलेक्ट करना होगा, नया कैसे सेलेक्ट होगा? मैं कहता हूं कोई भी आए इससे तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे ज्यादा मैंने किसी को देखा। हुकूमत और ऑपोजिशन को आपस में मिलकर बैठना है। वो जब स्टेज आएगी, अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो तब तो बैठ के रूल्स ऑफ द गेम हम कर सकते हैं तय, लेकिन अभी तो इलेक्शंस के करीब ही नहीं आ रहे। वो किसी चीज की इस वक्त इसका मतलब सर्टेनिटी नहीं है? नहीं, कोई सर्टेनिटी नहीं है किसी चीज की सर्टेनिटी। बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। बहुत ही कैंडिड डिस्कशन आपने देखी, फैसला आपका। थैंक यू।